मीट द गिम्प के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ड्राइंग टूल्स के बारे में कुछ दिखाया था और किसी तरह जिटर बटन का प्रयोग करके का तरीका छूट गया था। मैं वह सब करना याद रखता हूँ, किंतु यह एडिटिंग के दौरान अवश्य किया जाना चाहिए। जब मैं यहाँ कुछ लाइनें पेंट करता हूँ, तो आप देखते हैं कि इसका कोना स्मूथ होता है और ऐसा लगता है कि यह एक पेन से किया गया हो। जब मैं जिटर अप्लाई करता हूँ और अमाउंट को लगभग आधे पर या उसी प्रकार सेट करता हूँ, और आप देखते हैं कि पेंट ब्रश थोड़ा हिलता है और बॉर्डर उतना अच्छा नहीं होता जितना यह पहले था। अमाउंट को बढ़ाते हैं और अब आप यहाँ बिंदुओं का एक क्लाउड देख सकते हैं जो उन लाइनों के चारों ओर फैले रहते हैं जो मैंने खींची हैं। और यही जिटर बटन का रहस्य है। यह दूसरा संशोधन है जो किया जाना है। हेंसेन ने मुझे लिखा कि इरेजर टूल में पेन या ब्रश में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसे क्रियान्वित करके देखने के लिए साधारणतया पारदर्शिता में यानी एक अल्फा चैनल ऑन करके ऊपरी लेयर पर कुछ पेंट करें। चयन किए गए बैकग्राउंड कलर युक्त एक पेन या ब्रश उस रंग में पेंट करेगा, किंतु इरेजर उस रंग को पारदर्शी करते हुए हटा देगा। ठीक है, इसे करके देखते हैं। ब्लैक मेरा फोरग्राउंड कलर है और ऑरेंज मेरा बैकग्राउंड कलर है, और आप देख सकते हैं कि लेयर का नाम बोल्ड में है, जिसका अर्थ है कि अल्फा चैनल इमेज में नहीं है। अतः मैं अल्फा चैनल पर स्विच करता हूँ। अतः इरेजर का चयन करते हैं। यहाँ मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर समान है, अतः मैं कंट्रोल क्लिक बटन दबाकर ऑरेंज कलर को बैकग्राउंड कलर के रूप में लेता हूँ। अतः साधारणतया हम बैकग्राउंड कलर के साथ पेंट कर रहे हैं, और अब मैं लेयर पर राइट क्लिक करके अल्फा चैनल को ऑन करता हूँ और अल्फा चैनल ऐड करते हैं, और आप देख सकते हैं कि नाम बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। और अब मैं इरेजर का चयन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को इरेज कर दिया गया है। अब मैं आपको पेंट ब्रशों और उन ब्रशों के बारे में और अधिक बताऊंगा जिन्हें आप पेंटिंग करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। अतः मीट द गिम्प के इस ट्यूटोरियल में ब्रशों के बारे में बात करते हैं। ब्रशों का प्रयोग पेंसिल के साथ बहुत से टूल्स द्वारा किया जाता है, और मुझे लगता है कि डॉज और बर्न टूल के साथ समाप्त होता है। इंक के सिवाय इन सभी टूल्स में एक ब्रश का उपयोग किया जाता है। अतः अब मैं एक उदाहरण के रूप में पेंट ब्रश का चयन करता हूँ। आप या तो ब्रश डायलॉग पर क्लिक करके या टूल बॉक्स में पेंट ब्रश का चयन करके ब्रशों का चयन कर सकते हैं, और ब्रश विकल्प पर क्लिक करें और आपको ब्रशों का सेट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ चारों ओर छोटे छोटे चिन्ह हैं। प्लस का निशान दिखाता है कि ब्रश उतना छोटा नहीं है जितना यहाँ दिखाई देता है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बड़ा ब्रश दिखाई देता है। यह लाल त्रिभुज एनिमेटेड ब्रश है। यहाँ इसका प्रयोग करके देखते हैं।
यह थोड़ा थोड़ा एक पेंसिल ड्राइंग की तरह लगता है और इसे पेंसिल स्केच कहा जाता है। नीले वाले पैरामेट्रिक ब्रश हैं। वे साधारणतया गणितीय मोड हैं जो मैं आपको कुछ समय बाद दिखाऊंगा। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड ब्रश हैं। ब्रश में काला भाग फोरग्राउंड रंग से भरा होता है। इस केस में इन स्टैंडर्ड ब्रशों में इसका काला और सफेद भाग नहीं बदलता है, इसलिए मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ। और यदि मैं अपने फोरग्राउंड रंग को बदलकर लाल कर देता हूँ, तो मेरी पेंटिंग में एक छोटी इमेज लाल हो जाएगी और यह सफेद रंग बैकग्राउंड के रूप में बना रहेगा। यहाँ कुछ अन्य ब्रश भी हैं, जैसे यह एक पेपर कलर ब्रश। मैं यहाँ अभी एक पेपर रख सकता हूँ और इन पेपर्स की एक लाइन भी खींच सकता हूँ। यह ब्रश बहुत उपयोगी नहीं है, किंतु आप अपने स्वयं के ब्रश बना सकते हैं और यहाँ यह बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ एक ब्रश है जो एक बहुत अच्छी चीज है। यह वाइन है और आप वाइन की एक लाइन खींच सकते हैं जो काफी अच्छी दिखती है। आप इसे थोड़ी सजावट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिपबोर्ड में विचित्र ब्रश को देखते हैं। अतः अब मैं कुछ खींचता हूँ, किंतु उससे पहले मुझे अपने कलर्स के रूप में ब्लैक और व्हाइट का प्रयोग करना चाहिए। अतः अब मैं इस पेंटिंग के चारों ओर एक वर्गाकार क्षेत्र का चयन करता हूँ, इसे Ctrl C दबाकर क्लिपबोर्ड में कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं एडिट कॉपी पर जा सकता हूँ या मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ मेरे पेंट ब्रश को चुनता हूँ और मैं क्लिपबोर्ड डायलॉग का चयन करता हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि यह कार्य नहीं कर रहा है। मैं केवल इस चयन में पेंट कर सकता हूँ क्योंकि यह क्षेत्र चयनित है और यह क्षेत्र चयनित नहीं है। अतः मैंने Shift Ctrl A द्वारा इसका चयन किया है और अब मैं पेंट कर सकता हूँ। आप यहाँ देखते हैं मेरा छोटा फूल उग जाता है। आप इन छोटे फूलों की एक लाइन भी खींच सकते हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि बैकग्राउंड भी कॉपी हो गया है और प्रत्येक फूल एक दूसरे के द्वारा ढक जाता है। यह अच्छा लगेगा यदि आप सिर्फ एक इमेज का थोड़ा भाग कॉपी करते हैं और फिर उस इमेज में खींचते हैं जहां आप इसे रखना चाहते हैं। आप इसे एक इमेज में क्रूड तरीके से अपने लोगो लगाने के लिए या एक व्यक्ति के चेहरे का फोटो लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं ब्रश पेज को खोलता हूँ यहाँ मैं
ब्रशों को थोड़ा संशोधित कर सकता हूँ। यहाँ पहली चीज स्पेसिंग है और अभी तक मेरे पास मेरा चयनित क्लिपबोर्ड ब्रश है और जब मैं स्पेसिंग के साथ 100% पर जाता हूँ मैं सुंदर फूलों की एक लाइन खींच सकता हूँ। इस डायलॉग में आप सिर्फ पहले बटन पर क्लिक करके एक नई ब्रश भी बना सकते हैं, किंतु यहाँ यह एडिटिंग विकल्प है। अतः दूसरे विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ मैं एक नई ब्रश बना सकता हूँ। मैं सर्कल, स्क्वायर या डायमंड में से एक शेप चुन सकता हूँ। डायमंड लेते हैं, मैं इसकी रेडियस को बदल सकता हूँ और इसके साथ ही मैं ब्रश में कुछ स्पाइक जोड़ सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रश की हार्डनेस को बदल सकता हूँ और इसे सॉफ्ट या हार्ड बना सकता हूँ। मैं एस्पेक्ट रेशियो को भी बदल सकता हूँ। ब्रश के एंगल को बदलने के द्वारा मैं थोड़ा झुका सकता हूँ और मैं स्पेसिंग को बदल सकता हूँ। यहाँ भी वही करते हैं, इस छोटे स्टार के साथ स्पेसिंग को 200 और इससे अधिक तक बढ़ाएं। और अब मैंने एक नई ब्रश बना ली है और मैं इसे स्टार कहता हूँ। अब आप ब्रश डायलॉग में अपनी नई स्टार ब्रश को देख सकते हैं और जब आप इसका प्रयोग करते हैं आपको इस प्रकार का स्टार मिलता है। अब मुझे केवल इसे ब्लैक से भरना है। अपने फोरग्राउंड रंग के रूप में गोल्ड का चयन करें। स्टार ब्रश के लिए जिटर की उच्च मात्रा का प्रयोग करें और यहाँ स्टार स्टैम्प करें। मुझे लगता है कि जिटर पर्याप्त है और यह अच्छा नहीं दिखता है। यह एक नई ब्रश बनाने का सबसे तेज तरीका है। मैं पहले विकल्प का चयन करके इस ब्रश को एडिट कर सकता हूँ और मैं एंगल को थोड़ा बदल सकता हूँ और इसको घुमा सकता हूँ और अब मैं इसे यहाँ प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने एंगल को थोड़ा बदल दिया है जिससे यह काफी अच्छे ढंग से कार्य करता है। आप एक नई ब्रश बनाने के द्वारा अपनी खुद की गणितीय रूप से परिभाषित नई ब्रशेस बना सकते हैं। पहला विकल्प सिर्फ किसी चीज को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है। आखिरी चीज जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नेट से ब्रश प्राप्त करना है और यह गिम्प ब्रशों के लिए सर्च करके कर सकते हैं और मेरे पास यहाँ आईसीटीना द्वारा डेविएंटआर्ट पर आपके लिए एक उदाहरण है। यहाँ उपलब्ध ब्रश दिए गए हैं कि आईसीटीना बन गया है और मैं यहाँ डाउनलोड चुनकर उन्हें डाउनलोड कर सकता हूँ। और मैं उन्हें डिस्क पर सेव करता हूँ। मैंने अपनी डिस्क पर इसे डाउनलोड कर लिया है और मैं उन्हें एक क्षण में इंस्टॉल करूँगा। अतः इस पेज पर नजर डालते हैं और आप देख सकते हैं कि
इन ब्रशों को क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसों में लाइसेंस किया जाता है और मुझे इसके साथ डेरिवेटिव कार्य करने की अनुमति नहीं है, अतः मुझे ये ब्रश लेने की अनुमति नहीं है और मैं उन्हें बदल नहीं सकता हूँ और उन्हें पुनः वेबसाइट पर रखते हैं। किंतु मैं उनका प्रयोग कर सकता हूँ और उनके साथ कार्य कर सकता हूँ और आईसीटीना और वास्तविक लिंक के संबंध के साथ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गिम्प ब्रशों के लिए एक लिंक दिया गया है और डेविएंटआर्ट और अन्य वेबसाइटों पर बहुत सी ब्रशें मौजूद हैं। यह पिछले 24 घंटों के दौरान एक सबसे नई और पॉपुलर ब्रश है। मैं एक माह का चयन करता हूँ और आप अब देख सकते हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार की बहुत सी ब्रशें हैं। और इसी प्रकार इसे स्टारडस्ट और ट्विंकल्स में प्रयोग करते हैं। किंतु यह काफी आश्चर्यजनक है। केनक्स स्पाइक ब्रश पैक नक्स 57 के द्वारा। यहाँ कोई लाइसेंस जानकारी नहीं दी गई है, अतः मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं इस पर कार्य कर सकता हूँ। मैं सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप गिम्प 2.4 ब्रशों का खुला फोल्डर देख सकते हैं और यहाँ आप star.vbr देख सकते हैं। मैं VBR के बारे में नहीं जानता, किंतु GBR गिम्प की मानक ब्रशें हैं। यहाँ उस वेबसाइट से प्राप्त आईसीटीना बनाई गई ब्रशें दी गई हैं। मैं अपने आर्काइव टूल के साथ इस फोल्डर को खोलता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ जेपीजी में वाटर कलर्स और रीडमी जैसे बहुत सी अन्य फाइलें मौजूद हैं। अतः मैं उन सभी को चुनता हूँ और उन्हें ब्रश डायरेक्टरी में शामिल करता हूँ। यहाँ वे हैं और मैं नक्स स्पाइक ब्रश पैक के साथ यह करता हूँ। मैं आर्काइव मैनेजर के साथ फोल्डर खोलता हूँ और आप यहाँ गिम्प ब्रश फाइलें देख सकते हैं। अतः मैं उन सभी को चुनता हूँ और उन्हें अपनी ब्रश डायरेक्टरी में शामिल करता हूँ। अब मेरे पास मेरी ब्रश डायरेक्टरी में सभी ब्रशें हैं, इसलिए मैं अपने आर्काइव मैनेजर को बंद करता हूँ और मैं यहाँ फोल्डर को बंद करता हूँ और गिम्प पर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, किंतु मैं इस रीलोड ब्रशेस का चयन कर सकता हूँ और अब आप देखते हैं कि मेरे पास बहुत सी ब्रशें हैं और ये ब्रशें आईसीटीना से ली गई हैं और मैं यहाँ उनका प्रयोग करके देख सकता हूँ। ये ब्रशें वाटर कलर के समान हैं। अतः मैं यहाँ वाटर कलर बॉक्स से एक कलर का चयन करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। इन ब्रशों को सिर्फ स्टैम्पिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है और ड्राइंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन ब्रशों में बहुत से जिटर होते हैं। सर्वप्रथम मैं बैकग्राउंड को हटाता हूँ। अतः यहाँ से ब्रशें
water color का भ्रम पैदा करने के लिए अच्छी हैं, या आप image के चारों ओर एक frame बनाने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। अतः अब आप knux ब्रशों को देखते हैं। मैंने उन्हें पहले नहीं देखा है और उनका प्रयोग करके देखते हैं। ये ब्रशें बड़ी हैं। यह पुनः stamping के लिए एक चीज है और इससे काफी भिन्न होता है। जब मैं उनका प्रयोग करके पेंट करता हूँ तो यह उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब मैं spacing को बढ़ाता हूँ और opacity को कम करता हूँ तो यह अच्छी हो सकती है। यदि आपको किसी चीज के चारों ओर एक border की आवश्यकता होती है तो यह काफी अच्छी साबित हो सकती हैं, किंतु मुझे लगता है कि ये ब्रशें graphical artists के लिए बनी होती हैं और फोटोग्राफरों के लिए उपयोगी नहीं है। किंतु शायद आप उन्हें प्रयोग करने का एक तरीका खोज लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने ब्रशों के बारे में बहुत सी चीजों को कवर किया है और मैं एक एनिमेटेड ब्रश, इमेज होज बनाना और दूसरे छोटे संस्करण में इन रंगीन ब्रशों के बनाने को कवर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए meetthegimp.org पर जाएँ और टिप्पणी भेजने के लिए कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।